बच्चों, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था उसका L5 करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, बायो का ये जो है लास्ट वाला जो चैप्टर रहेगा, उसके बाद बायो खत्म हो जाएगी और लास्ट चैप्टर है ये। तो लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। इजी चैप्टर है, फसल से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, और जिनके घरों में खेती है उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि वो दिन रात जो है ऐसी चीज़ों से बार बार कनेक्टेड रहते हैं। तो खाद्य संसाधनों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फसल सुरक्षा प्रबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने फसल प्रबंधन पढ़ा था कि अगर आप कोई फसल उगा रहे हैं, कोई क्रॉप आप अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे सिंचाई देंगे, कैसे उसको पोषक तत्व देंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें उसकी सुरक्षा की चिंता है। भाई चलो, फसल उगा दी, सिंचाई भी अच्छी दे दी, उत्पादन भी अच्छा हो गया, लेकिन अब उसको सेफ भी रखना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी में सबसे पहला हमें अनाज का भंडारण कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी चीजें देखेंगे कि उसको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि फसलों की सुरक्षा प्रबंधन। क्या आपने फसल उगा दी, अब आपको फसल काटनी है और काट के आपको रखनी है कहाँ पे, गोडाउन में। तो भाई गोडाउन है, खुला है, उसमें चूहे भी आ रहे हैं, कीड़े भी आ रहे हैं, है ना, बारिश भी गिर रही है, सर्दी भी है, डिपेंड करता है कि आपकी फसल कैसी है, गीली है, सूखी है, गेहूं है, मक्का है, चना है, क्या है। तो इन सब चीजों से आपको क्या करना है, उसे बचा के रखना है, स्टोर करना है उसको गोडाउन के अंदर। तो भाई गोडाउन में स्टोर करना है, पहले तो आपको जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पानी वानी नहीं आता हो, क्योंकि फिर आपका अनाज जो है या आपकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। प्लस चूहे और दूसरे जो जीव हैं, जैसे जानवर है, कोई गाय उसके अंदर ना घुस जाए। आपने खुला रख रखा है भाई घास को, तो गाय तो आएगी, तो आपको बाड़ वाड़ लगानी पड़ेगी, उसके लिए उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों से प्रभावित होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, हमारे जो खेत हैं वो क्या रहते हैं भाई, कीट पीड़क, कोई खरपतवार भी उग सकता है। खरपतवार आपको बताया था ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए। आप गेहूं बो रहे हैं, उसके बीच में कुछ कुछ उगे जा रहा है ना, तो वो गेहूं को उगने में उसके पोषक तत्वों को खाएगा, तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो खरपतवार बहुत सारे होते हैं, पार्थेनियम होता है जिसको आप गाजर घास कहते हैं, जनरली कहीं भी उग जाती है वो, है ना, आर्जीमोन होता है, खेतों में आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं कहीं पौधे उगते रहते हैं। तो खरपतवार, दूसरा कीट, मैंने आपसे कहा था कि अभी बीच में लॉबस्टर का बहुत जो ज्यादा है, वो लोकस्टा का बहुत ज्यादा प्रकोप था, वो करोड़ों की संख्या में आते हैं, पूरा के पूरा घंटे के अंदर खेत खा जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, इतने डेंजरस होते हैं। मतलब बहुत दूर से अगर वो उड़ के आ रहे होते हैं ना, मैंने देखा हुआ है, वो हमारे राजस्थान में आया था लास्ट ईयर, तो मतलब बहुत दूर से आपको पता चल जाएगा कि, वरना तो ग्रास ऊपर जो टिड्डा होता है वो कितना छोटा होता है, मतलब 1-2 किलोमीटर से दूर ऐसा झुंड सा दिख रहा था उनको, करोड़ों संख्या में थे और बहुत खेत खा रहे थे वो, काफी नुकसान भी हुआ उस साल। तो ये कीट जो है, ये भी हमारे जो खेत है उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पीड़क कोई भी प्रकार का वो कीट भी हो सकता है, वो चूहा वगैरह भी हो सकता है जो आपके खेतों में आ रहा है, रोग फैला रहा है, उसको किसी प्रकार की डिजीज फैला रहा है, तो उससे फसल खराब हो जाएगी। फसलों में भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे काला कीट रोग बोलते हैं, है ना, गेहूं वगैरह में सड़ जाते हैं गेहूं, उनके अंदर फंगस लग जाती है, कोई कवक लग जाती है। ठीक है, यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ऑब्वियसली आपकी फसल क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या तो वो सड़ जाएगी तो वो बेचने लायक भी नहीं रहोगे। और कई बार आपने देखा होगा गेहूं वगैरह पानी गिरने से, है ना, या प्याज वगैरह जो है पानी गिरने से सड़ जाते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पैसे कम मिलते हैं, प्लस बिकते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बिकते हैं, फिर आपको कम पैसों में उनको बेचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। अनावश्यक मतलब हमें जो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कहा कि मान लो आपका जो खेत है उसमें आप चना बो रहे हो और चने के बीच में पार्थेनियम उग गया है, कांग्रेस ग्रास उग गई है जो हमें चाहिए ही नहीं, या नॉर्मल घास उगी हुई है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई ये भी उग रही है तो ये भी भूमि से पोषक तत्व लेगी, और हमारा जो प्लांट है उसको भी पोषक तत्व चाहिए, गेहूं चना जो भी आपने बो रखा है, तो एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा, है ना। भूमि में तो मात्रा उतनी ही है पोषक तत्वों की, आप जो खाद्य पदार्थ डाल रहे हो वो गेहूं को भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, ये भी बढ़े जा रहा है, तो कंपटीशन हो गया ना, आपकी चीज जो है वो वेस्ट हो रही है।
आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती उगे जा रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, और ये अनावश्यक होते हैं। 2-3 का नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे कि यहाँ पे गोखरू आपने सुना होगा, जिसको जेंथियम भी कहते हैं, है ना, ऐसा कांटे वाला होता है। गायों की पूंछ पे भी आपने देखा होगा, ऐसे चिपका हुआ रहता है, कांटे कांटे लगे रहते हैं उसके बीच पे, पूंछ वगैरह पे चिपका होता है, जो जेंथियम उग जाता है। गाजर घास, इसका नाम भी अभी आपको बताया था, पार्थेनियम जिसको कहा जाता है, या मोथा जिसको साइरेनस रोटेंडस भी कहते हैं। आपको साइंटिफिक नेम वैसे याद नहीं करने, लेकिन इसका कर सकते हैं आप, गोखरू का, और गाजर घास का कर सकते हैं। ये ज्यादा इतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक के अंदर दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। अब जो भी खरपतवार उगे हुए हैं, ठीक है, जो भी खरपतवार उगे हुए हैं वो क्या कहेंगे, भोजन के लिए, स्थान के लिए। देखो यहाँ पे हमने खेत में गेहूं बो रखा है, वही एग्जाम्पल कि भाई गेहूं बोया है, यहाँ पे भी गेहूं उग सकता था, लेकिन यहाँ पे गेहूं नहीं उगा हुआ। यहाँ पे कौन उगा हुआ है, यहाँ पे हमारा खरपतवार उगा हुआ है। तो भाई जहां गेहूं उगना चाहिए था वहां पे खरपतवार उगा है, तो पहली बात तो स्थान की कमी हो गई, ठीक है। दूसरा वही चीज कि भाई भोजन, यहां से भी ये भी पानी ले रहा है, आप जो पानी दे रहे हो वो ये भी पानी ले रहा है, ये भी पानी ले रहा है, तो आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह मिट्टी के पोषक तत्व भी दोनों में क्या रहेंगे, स्पर्धा में रहेंगे। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, दोनों के बीच में भाई कंपटीशन रहेगा। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। अब आपको जो मेन फसल चाहिए, देखो खरपतवार की एक और खासियत होती है, ये नॉर्मल फसल से ज्यादा स्पीडली ग्रो करते हैं। आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, कोई खाली जमीन होती है ना, आपको पानी डालने थोड़ी ना जाते हो वहां पे, रोज की पानी डालने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे फिर भी पौधे उगे हुए हैं, और ज्यादा क्वांटिटी, जितने आप घर के गमलों में पानी डाल रहे हो उतने वो पौधे नहीं उग रहे जितने कि आपके पास वाले प्लॉट पे भयानक से पौधे उगे हुए हैं, क्योंकि वो कम पानी और कम समय में बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। तो गेहूं या फसल जो आपने बो रखी है, उसको जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम में तो वो डबल टिबल हो जाएंगे। तो भाई इसीलिए कह रहे हैं हम कि जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवारों को खेतों में से निकाल देना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, या तो हम उन खरपतवारों को निकाल दें। निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप हाथ से निकालो, देखा होगा आपने गांवों में, वो ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के खींच खींच के निकालते हैं। या फिर आप कुछ ऐसी चीजों का छिड़काव करो उस पे, जिससे कि वो क्या हो जाए, हमारा मेन पौधा नहीं मरे। देखो अब छिड़काव करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, आपको ऐसा केमिकल ढूंढना पड़ेगा जो आपके पौधे को, जो आपको चाहिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सिर्फ खरपतवार को या वीड्स को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो विधियां हैं हमारे पास, उसको देखेंगे अभी। सबसे पहले हम इनको, कीट पीड़कों को और खरपतवार को 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, सबसे पहला ये मूल, तने और पत्तियों को काट देते हैं। अगर कोई कीड़ा लग गया है पौधे में तो वो क्या करेगा, उसकी पत्तियों को, उसके तने को खाएगा, फल को खाएगा, तो फल की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप एक फल ले जाओ, एप्पल है ना, अब ये वो कंपनी वाला एप्पल तो है नहीं, जो कटा हुआ एप्पल है उसकी भी वैल्यू लाखों करोड़ रुपए है ना, वो वाला एप्पल नहीं है ये एप्पल हमारा एप्पल है। इसको तो कटा हुआ एप्पल ले जाओगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, कहेगा ये तो सड़ा हुआ है, कटा हुआ है, कीट ने खाया हुआ है इसको, तो इंसेक्ट ने खाया हुआ है। तो उस एप्पल की या उस फल की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। सड़े हुए गेहूं कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप पालक बेचने जा रहे हो, आपकी मम्मी भी पालक रहती है, कहती है कैसा पालक लेके आए हो, सारी पत्तियां खाई हुई है इसकी। देखा कभी आपने अपने घरों में पत्तियां वगैरह आती है ना, तो ऐसे कटा हुआ सा रहता है कई जगह, उसको किसी कीड़े ने खाया हुआ रहता है, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, नुकसान हो जाता है। भाई मूल भी खा सकता है वो, तना भी खा सकता है वो कीड़ा, पत्तियां भी खा सकता है, तो उस जगह पे हमें नुकसान होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। अगर ये काट नहीं रहे तो कुछ ऐसे कीड़े हैं जो क्या करते हैं, उनकी सेल्स से, पौधों की सेल्स जो रहती है, कोशिकाएं रहती है, उनसे जूस खींच लेते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है ना, इस पौधे पे कोई ऐसा खरपतवार उगा हुआ है जिसने इसको चारों तरफ से ऐसे लपेटा हुआ है। अब ये लपेट की क्या कर रहा है, ये लपेट के अपने
जो भी कोशिकाएं हैं उसको दूसरे पौधे के अंदर डाल के सारा जो पौधा खाना बना रहा है उसको ले रहा है। आपने सुना होगा आर्किड्स के बारे में, आर्किड्स ऐसा ही करते हैं, है ना, दूसरे पौधे पे लटक जाते हैं और फिर वहां से अपना भोजन अवशोषित करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये तने और फलों में छिद्र कर देते हैं। ठीक है, छेद कर देंगे तने के अंदर, फल के अंदर, तो 3 तरह से क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन को भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं। और क्या होता है, ये तो कीट है, चलो पौधे को खा पी के, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे कवक हैं, कवक मीन्स फंजाई, वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस है जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैला रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप की बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे पौधों के अंदर भी बीमारियां होती है। आपने भी कभी देखा होगा, आपके घर में कोई पेड़ लगाओ या पड़ोसी के लगाओ तो बोलते हैं इसके जामफल पे कीड़ा लग गया, अब इसके जो फ्रूट है वो पहले जैसे नहीं आते, सड़े हुए आते हैं, है ना, सड़ा हुआ, उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है, कोई बैक्टीरिया लग जाता है, कोई वायरस लग जाता है, जो अंदर ही अंदर उसकी सेल्स को डैमेज करता रहता है, खराब करता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम रोग हो गया। अब ये रोग कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई कवक, जैसे हमने देखा था कि कई जगहों पे, जैसे आप गेहूं देखो, है ना, गेहूं पे की पत्तियों पे ऐसे काले काले से धब्बे आ जाते हैं। ये काले धब्बे किसके होते हैं, ये कवक के होते हैं। एक कवक इस गेहूं की पत्ती पे फैल रही है और फैलते फैलते ये धीरे धीरे सारे पौधों पे फैल जाएगी और फिर आपकी फसल खराब हो जाएगी। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। भाई बैक्टीरिया तो हर जगह है, वायरस भी हर जगह है, कवक भी, कवक के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पढ़ा है हमने, कवक भी पढ़ा है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फंजाई। छोटे छोटे स्पोर होते हैं, ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, एक पौधे पे हुए, एक से फिर दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह से पूरा खराब कर देते हैं। अब इनके नियंत्रण के उपाय क्या हैं हमारे पास, तो ऐसे आपने देखा होगा खेतों में किसानों को, जो वो स्प्रे लेकर पीछे से टंकी टांग के, है ना, स्प्रे करते रहते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्प्रे करते हैं जिससे कि ये कीड़े या कीट जो है मर जाए, लेकिन इनसे फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात हमें, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं छींट सकते हम। जो हम बाजार में जाते हैं, बाजार में ऐसी ही चीजें मिलती हैं जो सिर्फ कीटों को मारती है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती। फसल को नुकसान वो ऐसे पहुंचा सकती है कि फसल पे आपने स्प्रे किया, फिर आपने उसको काट के बेच दिया। तो इसीलिए जब भी हम घर के अंदर कोई चीज लाते हैं, कोई भी फ्रूट लाते हैं, तो आपको पता है, सब कहते हैं धो के, वॉश करके इसको खाना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रे करते हैं वो उन पे भी होते हैं। फिर हम बिना धोए इनको खा जाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई है तो जहरीले ही ना, कीड़ों को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहली विधि जो हमारे पास है वो है पीड़कनाशी रसायन, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं इनको, या पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं ये पेस्टिसाइड्स, ये वही रासायन है अलग अलग प्रकार के। इसके अंतर्गत शाकनाशी, शाकनाशी का मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, हर्ब्स, श्रब्स, हर्ब्स, जैसे कि गुलाब है, छोटी हाइट का होता है, गेहूं है, छोटी हाइट का होता है, तो उनको खाने वाले कीटनाशी। ठीक है, शाकनाशी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, शाकनाशी का मतलब वो छोटे छोटे पौधे, जैसे मैंने अभी पार्थिनियम बोला जो खरपतवार है, यहाँ पे खरपतवार से मतलब है जो हमारे काम के नहीं है, ऐसे पौधों को मार देता है। कीटनाशी भी होता है, कीड़ों को भी मार देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। कवकनाशी भी होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो किसी एक चीज में सारा मिला हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप शॉप पे जाते हो, उनको बोलते हो भाई हमारे जो है टिड्डे आ गए हैं खेत के अंदर, तो फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाई देगा। आप उसको बोलोगे हमारे चींटियां ज्यादा हो रही है, गन्ने पे चढ़े जा रही हैं, तो भाई वो उस हिसाब से दवाई देगा। तो अलग अलग, आप बोलोगे हमारे खेत में खरपतवार बहुत उग रहे हैं, तो वो उस हिसाब से दवाई देगा। तो उस हिसाब से केमिकल हम लाते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं।
इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं और अथवा बीज और मिट्टी के उपजाऊ के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको फसलों पे छिड़कते हैं और अथवा बीज को भी साफ कर सकते हो। मान लो बीज पे कोई कीड़ा लग गया, पड़े पड़े कीड़ा लग गया, तो आप क्या करोगे, इस केमिकल से उन बीजों को धो देते हो, फिर वापस धो देते हो, तो वहां पे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मिट्टी का भी उपचार, मिट्टी पे भी छिड़कोगे तो मान लो आपके पौधे नहीं उगे हुए हैं लेकिन मिट्टी में कोई इंसेक्ट घूम रहा है, कोई पेस्टिसाइड घूम रहा है, उसको मारना है तो मिट्टी का उपचार भी आप इससे कर सकते हो। इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है हमारे पास? नुकसान ये है कि अगर हम इसे ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है हमारी मिट्टी में कोई एक प्रकार का केमिकल बहुत ज्यादा हो जाए। दूसरा, उस मिट्टी से वो पौधा उसको अवशोषित कर ले। बाहर तो छिड़क ही रहे हैं, वो तो चलो हम धो के मिटा देंगे, लेकिन कई बार ऐसे रासायनिक पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से, और उस पौधे के अंदर आ गए, फ्रूट के अंदर आ गए, फिर आप वो फ्रूट जब खाओगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है बच्चों। आप देखो, हम कहते हैं ना आजकल सब मिलावटी है, आजकल क्या जो है खाना पीना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां, छोटी छोटी उम्र में हमें कैंसर हो रहा है, हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। ये क्यों हो रही है? ये इसी वजह से हो रही है कि हम जो केमिकल्स डाल रहे हैं वो पौधे भी ले लेते हैं, और जब वो पौधे उसको ले लेते हैं तो हम तो ऊपर से धो के खा रहे हैं, अंदर हम बहुत सारे ऐसे रसायनों को अपने साथ डाल रहे हैं खाते समय जो हमारे लिए नुकसानदायक है। धीरे धीरे वो हमें इकट्ठा होते रहते हैं, फिर हमारे अंदर उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। देखो, कई बार तो हम सिर्फ कीटों को मारने के लिए कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हम अच्छी पैदावार करने के लिए भी यूज करते हैं कि भाई एप्पल छोटा होगा तो नहीं बिकेगा, बड़ा एप्पल लाओगे तो, जैसे आजकल आपने बाजार में देखा जो गुआवा होता है, हमने तो हमारे एज के अंदर जब आपके जितने थे तो हम तो इतने गुआवा ही देखे थे। आज देखो इतना बड़ा वो जो है जामफल मिलता है, कैसे मिलता है? तो केमिकल छिड़क रहे हैं उनपे। मैंगो जो पहले हम देखते थे मई के बाद मैंगो आते थे, आजकल अप्रैल में मैंगो आना शुरू है, वो भी पीले और बड़े बड़े, है ना। तो ये सब क्या है? ये केमिकल्स उसको छिड़क के उसको ज्यादा पैदावार हो, अच्छा दिखे, जल्दी पीला हो जाए, है ना, साइज में बड़ा हो, इस तरह से बीज नहीं हो। जैसे पपीता, पहले बीज वाला पपीता आता था, आजकल बिना बीज के पपीता उत्पन्न करने लग गए। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं, समस्या इनके साथ है। पहली क्या है, जैसे कि कई पौधे वो जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, हम तो है ही, मान लो वो पौधा है, उसको कोई गाय खा गई, आपने उस पर दवाई छिड़क रखी थी, वो गाय के अंदर गया, उसको या तो मार देगा, नहीं मरा तो जब वो दूध देगी उसके साथ आएगा, और जो दूध देगी उसके साथ आएगा तो इनडायरेक्टली फिर आपके अंदर भी जाएगा, क्योंकि जब वो दूध आप पिएंगे या कोई भी पिएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, खुद भी मर सकते हैं वो। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बनते हैं। आप जो स्प्रे कर रहे हैं ये केमिकल्स, ये है तो विषैले, गैस फॉर्म में रहते हैं, ये गैस से बने होते हैं, फिर ये गैस से बने तो ये आपको पता है वायुमंडल के अंदर बिखरेंगे और वायु को भी प्रदूषित करेंगे। यांत्रिक विधि ये थोड़ी सी कम रिस्की है, लेकिन ये कारगर भी नहीं है। यांत्रिक विधि हम कह रहे हैं भाई, हम मैकेनिकल फॉर्म में, जैसे कि कुछ मशीनें आती है उनको खेतों में ऐसे चलाया जाता है ताकि, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, एक जगह पे खरपतवार होना चाहिए। अब ऐसा है कि भाई देखो यहाँ पे गेहूं लगा हुआ है, यहाँ पे खरपतवार है, फिर यहाँ पे भी खरपतवार है, तो आप मशीन चलाओगे तो गेहूं भी साथ में चला जाएगा। तो इनको हर जगह काम में नहीं ले सकते। दूसरा, हाथों से, है ना, हाथ से पकड़ पकड़ के उनको निकाला जाता है, लेकिन हाथ से पकड़ने में भी दिक्कत है, कब तक निकालोगे? खेत कोई इतना सा तो है नहीं, बड़ा सा खेत है, फिर भी निकालने वाले निकालते हैं, और कुछ छूट भी जाता है उसमें, तो फिर वो छूटा हुआ वही अपने बीज उत्पन्न करेगा और अपनी संख्या में बढ़ाएगा। तो हर थोड़े दिन में आपको ये करना पड़ेगा। खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है, यांत्रिक विधि के बारे में बोल रहा है। निरोधक विधियां, जैसे कि समय पर फसल उगाना, जब उसका समय हो तब उस फसल को उगा दो ताकि दूसरे खरपतवार नहीं उगे, वो जल्दी उग जाए। उचित क्यारियां तैयार करना, भाई एक पर्टिकुलर क्यारी तैयार कर लो, उसमें उगाओ ताकि आसपास जो भी उगे उसे हम इजीली निकाल पाए मशीन से या किसी भी तरह से। अंतरा फसलीकरण आपको समझाया था।
एक फसल के साथ दूसरी फसल, जैसे इधर गेहूं, इधर चना, इधर गेहूं, इधर चना, ऐसे लेयर हमने पंक्तियां बनाई थी एकांतरित क्रम में, वो पढ़ा था हमने। अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र अपना सकते हैं। फसल चक्र के बारे में भी बताया था कि भाई एक सीजन ये बो दो, फिर दूसरे सीजन वो, फिर तीसरे सीजन वो, फिर वापस गेहूं ले आओ, तो साइकिल चलाओ ऐसा कि अभी गेहूं बोना है, फिर चना बो दो, फिर गेहूं बो दो, फिर मटर बो दो, फिर चना बो दो। तो ऐसे फसल चक्र अपना के भी हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों से निपटारा पा सकते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों? देखो मान लो कोई कीड़ा है, ठीक है, कोई कीट है, वो गेहूं के पौधे पे रखता है। अब आपके उस पूरे खेत में वो कीट हो गया है, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। अब आप क्या करोगे? गेहूं बोओगे ही नहीं, क्योंकि वो कीड़ा था वो सिर्फ गेहूं खा रहा था। ये हमें पता है कि ये कीट जो है ये सिर्फ गेहूं खाते हैं, गेहूं पे रोग फैलाते हैं। आप 2-3 बार तक गेहूं बो मत, चना बो दो, मटर बो दो, कपास बो दो, कुछ कुछ और बो दो जिसपे वो कीड़ा नहीं लगता। तो भाई उन कीड़ों को प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। 2-3 बार आप अलग अलग फसलें बोओगे तो वो मर जाएंगे। फिर आप गेहूं बो, तब तक उन कीड़ों का खाना नहीं मिलने के कारण या तो विनाश हो जाएगा या वो कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए फसल चक्र जो है वो क्या है, नियंत्रित करने की विधि के अंदर गिनी जाती है। ठीक, ये कुछ विधियां थी। तीसरा है पीड़कों पर नियंत्रित पाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में, जो मैंने आपको बताया था। आजकल हम बड़े एडवांस हो गए हैं, है ना, हमें ये सारे नुकसान दिखाई देने लग गए, तो हमने क्या कहा, पौधा ही हम नया बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं समझो। जैसे कि मैंने ये एक हमारा पौधा था, ये कोई चावल की किस्म है। ये चावल की किस्म में हमने देखा कि इस पे रोग बहुत जल्दी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर ऐसी सेल्स हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो रोग को होने नहीं देते। जैसे हमारी होती है ना प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, हर इंसान थोड़ी ना बीमार होता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कम बीमार होता है, प्रतिरोधक क्षमता। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो ज्यादा जल्दी बीमार होता है। तो पौधों में भी ऐसा होता है। और ये इम्यूनिटी कौन डिसाइड करता है? ये इम्यूनिटी हमारी सेल के अंदर जो हमारा डीएनए है, जीन है, वो डिसाइड करते हैं। सेल पढ़ चुके हैं हम, हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन्स ये होते हैं। ठीक है, जीन्स क्या है? जीन्स भी डीएनए के ही टुकड़े हैं। अगर मैं जीन बोलूं तो इसका मतलब मैं डीएनए के किसी टुकड़े की बात कर रही हूं। ठीक है, गुणसूत्र आपको बताया, गुणसूत्र भी क्या है? गुणसूत्र डीएनए की बहुत सारी कॉइलिंग होती है, गुच्छे होते हैं। जब डीएनए गुच्छा हो जाता है तो उसको हम क्या देते हैं, ये गुणसूत्र है। बाकी और भी चीजें आप डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी। तो ये चावल है, ये कम बीमार पड़ता है। ये कम बीमार पड़ता है मतलब ये प्रतिरोधी है। ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर बीमारी के प्रति ये क्या है, प्रतिरोधी है। इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अब मैंने कहा ये इम्यूनिटी क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें कोई ऐसा डीएनए है जो इसको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है। उसी जगह एक दूसरे चावल की किस्म है, ये बार बार बीमार पड़ती है, बार बार रोग हो जाता है इसको। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका डीएनए वीक है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान नहीं कर रहा। अब लेकिन इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है? कि ये बहुत ज्यादा जल्दी वृद्धि कर लेती है। क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है, और संख्या भी बहुत ज्यादा होती है इसकी। ये जल्दी पैदा हो जाती है, कम समय में ही बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, लेकिन बस बीमारी लग जाती है और मर जाती है। तो अभी मुझे इसकी एक चीज सुधारनी है। इसकी एक चीज अच्छी है कि भाई ये ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, लेकिन इसकी एक वीकनेस है कि ये बीमार हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा हम करते हैं, मैं कोई इमेजिनेशन की बातें नहीं कर रही, ऐसा हम करते हैं, कर चुके हैं। आप जो गेहूं की किस्में लाते हैं ना, आपने जिन्हों के भी किसान है या नहीं भी है तो आप सुनते होंगे ये साबरमती की किस्म है, और ये कल्याण सोना है ना, ये दुबार है। ये डिफरेंट प्रकार की किस्में कैसे बनी है? ये ऐसे ही बनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मान लो ये कोई ए किस्म थी, उसका नाम था कोई, ये बी किस्म थी, इसका नाम बी है। मैं क्या करूंगी, इनमें आपस में संकरण करा दूंगी, मतलब इसका डीएनए और इसका डीएनए मिला दूंगी। अब कैसे मिलाऊंगी? जैसे हम शादियां करवाते हैं, ऐसे पौधों में भी शादियां करवाते हैं। पौधों में हम क्या करते हैं, इसके जो
पराग कण है उसको इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके पराग कण होंगे तो उसमें उसका डीएनए होगा, उस डीएनए को हम इस पर डाल देते हैं। फिर जो बीज उत्पन्न होंगे, अब ये पराग कण डाला उससे बीज बनेंगे। अब कैसे बनते हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी हम थोड़ा सा छोटे में कर रहे हैं उसको। बीज बने, अब ये जो बीज बने इनको मैंने उगाया। ऐसे ही नहीं कि ये बन गया, पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ये बीज बने, इन बीज को हमने उगाया, 1 बार उगाया, 2 बार उगाया, 3 बार उगाया, बहुत सारे बीज थे। फिर उनसे और बीज ले लिए, देखो एक बीज 100 बीज उगाए, 100 में से जितने भी और नए बीज बने उसको भी संभाल के रख लिया। फिर उन 100 बीजों को उगाया, उसमें जो नए बीज बने उनको पीढ़ी से पीढ़ी संभाल के रख लेंगे हम। अब ये बीज उगाए, हमने देखा हाँ हमारा असर हुआ, भाई ये संख्या में ज़्यादा है और बीमार भी नहीं पड़ रहे, तो हमने इसको टेस्ट किया। बहुत सालों तक टेस्टिंग होती है, ऐसे ही कोई नई किस्म नहीं आती कि आज मैंने करवाया और कल बाजार में बेच दी। पहले इसकी टेस्टिंग होती है खेतों के अंदर, तो 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी ऐसे कितनी पीढ़ियों तक टेस्ट करने के बाद फिर हमने कहा कि हमने इस किस्म का नाम सी दे दिया है, क्योंकि ये इन दोनों के मिलने से बनी है, तो ये नई किस्म बन गई। तो अभी हमें इसमें ना तो केमिकल छिड़कना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके गुण है इसमें, इस वाले के, ये बीमार नहीं पड़ती, प्लस ये ज्यादा पैदावार भी दे रही है, तो हमें ज्यादा पैदावार के लिए भी कोई रासायनिक पदार्थ नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा तो सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसी किस्मों के लिए, प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्मों का उपयोग ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं, ठीक है, या तो उसका उपयोग कर ले, तथा ग्रीष्म काल के अंदर, गर्मी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, खेत की जुताई कर लें, कि पूरा खेत साफ कर देते हैं ताकि कोई भी खरपतवार उसके अंदर नहीं उगे, और फिर हमारी फसल बोएंगे। तो ये दोनों कुछ और विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस विधि में खरपतवार व पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। बहुत गहरी मिट्टी खोद देते हैं कि खरपतवार का कोई टुकड़ा, कोई जड़, कोई तना वहां पे बच गया हो, कोई बीज बच गया हो, तो उसको तीखी धूप मिले, वो सड़ जाए, मर जाए, ताकि दोबारा वो न उगे। तो गहराई तक क्या कर देते हैं, हल जोत देते हैं। उससे कीड़े मकोड़े, दूसरे जीव भी मर जाते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे दीमक वगैरह है, इस तरह से। अब है अनाज का भंडारण कैसे करें, कि चलो हमने अच्छे से फसल उगा ली, अब हमें क्या करना है, अनाज का भंडारण करना है। अनाज का भंडारण कहाँ करते हैं, गोदामों में। तो भाई कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि होती है। इस हानि में जैविक कीट, कृंतक, कृंतक क्या होते हैं, चूहे वगैरह जो अनाज को काट काट के खा जाते हैं, कवक, चिंचड़ी, ये क्वेश्चन भी है भाई एनसीईआरटी के अंदर, है ना, कि अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले, वो ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस में, कि अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले जीव, तो ये रहे भाई जीव, इनसे पहुंचता है। चिंचड़ी, जीवाणु, चिंचड़ी क्या है, ये कीड़े मकोड़े, वही चिंचड़ी वगैरह। जीवाणु जो है हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव, ठीक है, ये सब इसको खा जाते हैं। अब अगर हमें इसे रोकना है तो हम क्या करें, हम उसको सूखा रखें, वहां पे कोई गीला नहीं होने दे, ताप में कमी ले ले, नमी में कमी ले ले। तो ऐसा प्रयोग करके हम क्यों नमी से बचाएंगे, तो भाई उसमें फंगस नहीं लगेगी, है ना, कीड़े मकोड़े कम होंगे, धूप पड़ती रहेगी उस पर, तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा अनाज को। ऐसे कुछ आपने गोदाम वगैरह देखे होंगे कभी खेतों में, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत हाई लेवल का। छोटे मोटे गोदाम भी होते हैं जहाँ पे बोरिया वगैरह हम रखते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपका वैल्यू कम हो जाएगी। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार, भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। आपको सही जगह रखना चाहिए। देखो ये पूरा कवर्ड है, पानी वानी भी नहीं गिरेगा इस पे, चूहे वगैरह के लिए भी व्यवस्था कर रखी होगी, सब कुछ पैक कर रखा होगा, ठीक है, गैसेस डाल रखी होगी अंदर ताकि कोई चूहा या कोई दवाई रख रखी होगी जी चूहा, ये सब सारी चीजें नहीं आए अंदर। ऐसे भंडारण भी देखे होंगे आपने। निरोधक व नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण को करने से पहले किया जाता है। कुछ फ्रीजर्स भी होते हैं, जैसे आलू हैं, फल हैं, ये जल्दी नहीं पक जाए इसके लिए भी इनको कहाँ रखा जाता है, फ्रीजर्स होते हैं। वो फ्रीजर ऐसे नहीं होते जैसे हमारे घर में फ्रिज है, फ्रीजर होते हैं बड़े बड़े कमरों जितने बड़े, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो जैसे हमारे फ्रिज के अंदर फल खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो वैसे वहां पे बड़े बड़े ऐसे कंटेनर होते हैं, जैसे ये
आपको पहले बताया ऐसा, ये बिल्कुल ठंडा होगा फ्रिज की तरह पूरा, ताकि फल जो है वो कम सड़े, देर से सड़े। तो ऐसे ही प्याज, आलू सबके लिए यूज करते हैं। भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूरज के प्रकाश में फिर छाया में, है ना। जो जहाँ पे भी आप कर रहे होते हैं पहले उसको अच्छे से साफ करना है, उसको सनलाइट देनी है, सूरज की रोशनी देनी है कि कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े हो मर जाए। ऐसा हम घरों में भी करते हैं। आप घरों में जब सर्दियों के कपड़े या गर्मियों के कपड़े पहनने वाले होते हैं और रखने वाले होते हैं तो एक बार उसको धूप देते हैं ना, कि भाई ये इसमें कुछ छोटा मोटा कुछ हो तो वो मर जाए। ऐसे वहां पे भंडारणों में भी किया जाता है। धूमक का मतलब धुआं देते हैं उसको, कि मच्छर, कीड़े मकोड़े जो धुएं से हैं वो भाग जाए, का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पीड़क मर जाए, सम्मिलित हैं। ये सारी विधियां हम क्या कर सकते हैं, सम्मिलित रूप से काम में ले सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने भंडारण और सुरक्षा प्रबंधन देखे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए